कक्षा 9th के बच्चे ध्यान दें। आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा पढ़ेंगे। इस कहानी के माध्यम से लेखक मुंशी प्रेमचंद ने ग्रामीण कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहजता से नहीं मिलती। स्वतंत्रता पाने के लिए मनुष्य को संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह परोक्ष रूप से यह कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद ने आज़ादी के आंदोलन की भावना पर लिखी है और इसके साथ ही इस कहानी में लेखक ने पंचतंत्र और हितोपदेश की प्राचीन भारतीय कथा परंपरा का उपयोग एवं विकास किया है। सबसे पहले लेखक जो है उदाहरणों के माध्यम से इस कहानी को आगे बढ़ाता है कि जानवरों में गधा जो है सबसे बुद्धिमान है। बुद्धिहीन जानवरों में गधा जो है सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी के परले दर्जे व बेवकूफ कहना चाहते हैं किसी को, तो उस व्यक्ति को हम गधा से संबोधित करते हैं, क्योंकि गधा वास्तव में बेवकूफ होता है। यह व्यक्ति उसके सीधेपन और उसकी सहिष्णुता से उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय तो सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो अनायासी सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी उसे क्रोध आ जाता है, लेकिन गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की भावना नहीं दिखाई देती है। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, लेकिन हमने तो कभी गधे को खुश नहीं देखा है। उसके चेहरे पर एक अस्थाई दुख अस्थाई रूप से बना रहता है, छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी की दशा में उसके बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं उसमें सब विद्यमान होते हैं, क्योंकि ऋषियों मुनियों की तुलना गधे से इसलिए कि ऋषि मुनि भी शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन लेखक बताता है कि गधे का एक छोटा भाई और है, वो बैल है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, लेकिन हमारा तो विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आ जाता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी एक कृषक था। झूरी के पास दो बैल थे, जिसका नाम हीरा और मोती था। दोनों पछाई जात के थे। देखने में दोनों बैल सुंदर, काम में हमेशा चौकस रहते थे, डील के ऊंचे थे
बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, प्रेम बढ़ गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख्य भाषा में अपना आचार विचार जो है विनिमय कर लेते थे। एक दूसरे की मन की बात को कैसे समझ जाता था, ये बात हम लोग नहीं समझते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, प्रसन्नता के, खुशी के भाव से मिलाते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धापा जो है शुरू हो जाती है, मित्रता बढ़ने लगती है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रह जाती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी को जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते थे, उस वक्त हर एक यही मन में चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा अपने मालिक का काम हम करें, भार को सहन करें। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो अपनी थकान को दूर करने के लिए एक दूसरे को चाट कर अपना थकान दूर करते थे। जब खाने के लिए नाद में खली भूसा पड़ जाता था तो दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते थे। एक मुंह हटा लेता था तो दूसरा भी अपना नाद से मुंह हटा लेता था। ये उन दोनों में आत्मीयता थी। संजोग की ये बात है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया। लेकिन बैलों को ये मालूम नहीं था कि हम लोगों को मालिक क्यों दूसरी जगह भेज रहे हैं, मालिक ने हमें क्यों बेच दिया है। अपना यूं बेचा जाना उन बैलों को अच्छा नहीं लगा। कौन जाने पर झूरी के साले, जिसका नाम गया था, गया को घर तक दोनों बैलों को ले जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गया पीछे से हटता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाकर आगे नहीं बढ़ते थे। अगर गया मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते थे। अगर ईश्वर ने उन्हें बाड़ी दी होती तो झूरी से पूछते थे कि हम लोग कौन ऐसा न्याय कर दिए, कमी का आपके कार्य में कमी कर दिए कि आप हम लोगों को निकाल रहे हैं। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम हम लोगों से ले लेते, लेकिन हम लोगों को आपने क्यों बेच दिया। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था कि आपकी सेवा करते करते ही अपना प्राण त्याग दे। हमने कभी दाने चारे की आपसे शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर भी तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। अब संध्या के समय था। दोनों बैल अपने नए स्थान पर यानी गया के घर पहुंच गए। दिन भर के बहुत भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए गया ने उनको नाद पर खाने के लिए बांधा तो एक ने भी खाने के लिए उस नाद में अपना मुंह नहीं नीचे किया। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे झूरी का घर छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लग रहे थे। दोनों बैल अपनी मुख्य भाषा में एक दूसरे से कनखियों से देखा, बातचीत किया और लेट गए। जब गांव में सभी लोग सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ भाग चले।
पगहे बहुत मजबूत था। अनुमान नहीं हो सकता कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, लेकिन दोनों में इस समय दुगुनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में दोनों बैलों ने अपने पगहे को तोड़ दिया। झूरी प्रातः काल जब सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल जो हैं अपने स्थान पर आकर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा जो है गराव लटका रहा, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह भरा हुआ है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उन दोनों बैलों का स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना जो है अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाता है, कोई गुड़ लाता है, कोई चोकर लेता है, कोई भूसी, और दोनों बैलों को खुशी के मारे जो है खिलाने लगते हैं। एक बालक ने तो कहा कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। दूसरे लड़के ने उस लड़के का समर्थन किया। तीसरा लड़का बोला कि बैल नहीं, वह उस जन्म के आदमी हैं। तो इसका प्रतिवाद करने का किसी में साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों के द्वार पर देखा तो उन बैलों को अपने द्वार पर देखकर बहुत क्रोध आया। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक दिन वहां काम नहीं किया और भागकर यहां आ गए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? अपनी पत्नी के कथन को चारा दाना न दिया होगा, क्या करते यहां भागकर नहीं आते? तो झूरी की पत्नी ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्या ये बैल भागकर आ जाते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरफ बैलों को सहलाते नहीं हैं। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की बार दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में भी गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने गिरने नहीं दिया, उसको संभाल लिया। संध्या का समय घर पहुंचकर उन दोनों में मोटी रस्सियों को बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया और फिर उन बैलों को खाने के लिए सूखा भूसा डाल दिया। तो दोनों बैला का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ था। झूरी ने उन्हें फूल की छड़ी से भी कभी छूता नहीं था, कभी पीटा नहीं था। उसकी टिटकार पर दोनों बैल जो हैं अधिक से अधिक काम करने लगते थे। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली। काम करना पसंद नहीं किए। वह मारते मारते थक गया, लेकिन दोनों ने पांव नहीं उठाया। एक बार जब वह निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाया तो मोती का गुस्सा जो है बेकाबू हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूटकर बराबर हो गया। रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में नहीं आते। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया और पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता है। इसके तेवर देख गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त जो है टाल जाना ही अच्छा है। आज दोनों के सामने फिर वहीं ले जाकर नाक पर सूखे भूसा को गया ने खिलाया। दोनों चुपचाप खड़े रहे, लेकिन उनके खाने की हिम्मत नहीं हुई। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी उनके घर में एक लड़की थी। उसकी माँ मर गई थी। वह भैरों की लड़की थी। उसकी सौतेली माँ उसको बहुत सताती थी। उसने अपने खाने में से एक रोटी ले जाकर दोनों को तोड़कर खिलाई।
लेकिन उस एक रोटी से क्या उन बैलों का भूख मिट जाता। लेकिन दोनों के हृदय को मानो भोजन ही मिल गया। उस लड़की के प्रेम को देखकर उनमें आत्मबल आ गया। लड़की भैरव की थी। दोनों दिन भर जोते जोते डंडे खाते अड़ते, शाम को जब अपने नाद पर बांध दिए जाते या स्थान पर बांध दिए जाते तो रात को वहीं बालिका उन्हें 2 रोटियां जो है ले जाकर चुरा कर खिलाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं होते थे, अपने प्रेम को बांट लेते थे। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती हैं, वह लड़की है जो इस का मालिक है, वह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। तो मालकिन को न फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हैं। स्त्रियों का आदर करना चाहिए। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, उड़ाकर भाग चले। दोनों बैल आपस में ऐसे ही बात करते हैं। तो इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो जिससे वो रस्सी कमजोर हो जाए, फिर एक झटके में तोड़ दिया जाए। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे, लेकिन रस्सी वो टूटती नहीं थी। सहसा घर का द्वार खुला और वहीं लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उस छोटी सी बालिका को चाटने लगे। उसने उनके माथे सहलाई और बोली, खोल देती हूं और आप दोनों बैल चुपके से यहां से भाग जाइए। आज घर में सलाह हो रही है कि इन की नाकों में नथिया डाल दी जाए। उसके गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? तो हीरा ने कहा कि चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर, छोटी सी बिटिया पर आफत आ जाएगी। सब इसी को संदेह करेंगे। बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। दोनों बैल अब भागते गए। गाया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गाया ने पीछा किया। गाया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटाकर भागने को मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का भी उनको कोई जानकारी नहीं था। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया हम लोगों को क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम लोग अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। जब दोनों भूख से बहुत व्याकुल थे, खेत में मटर की फसल लगी हुई थी। अब दोनों बैल उसमें चरने लगे और रह रह कर आहट लेते थे। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, अपने को स्वतंत्र महसूस किए। मस्त होकर उछलने कूदने लगे। फिर सींग मिलाए और दूसरे को ठेलने लगे। आगे कहानी कि दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। वहीं सांड जब आ गया खेत में, तो दोनों बैल उसे घबराए नहीं, बल्कि उस सांड का मुकाबला करने लगे। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का ज्ञान नहीं था, तजर्बा नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा तो मोती पीछे से दौड़ाया। सांड की तरफ मुड़ा तो हीरा ने करते करते सांड को घायल कर दिया। दोनों मित्र की विजय हुई। उसके बाद गांव के लोग आए, उन दोनों बैलों को पकड़कर और उसको अनाथालय में ले जाकर काजी हाउस में बंद कर दिए। काजी हाउस का रखवाला प्रतिदिन पशुओं की हाजिरी लेता था।
कि कोई पशु भाग न जाए। कहा जी हाँ, इसकी दीवार कच्ची थी, मिट्टी की बनी हुई थी, पहले से बहुत से पशु थे, हीरा और मोती दोनों उसमें बंधे रहे। वो चाहते थे कि इस दीवार को गिरा दिया जाए, हम नहीं भागेंगे तो और पशुओं को आज़ाद कर दिया जाए। धीरे धीरे उसके दरार में सींग लगाकर दीवार को गिरा दिए, अन्य पशुओं को उसमें से भगा दिए, लेकिन उसमें से अपने नहीं भागे। उसके बाद जो है उन बैलों की नीलामी की गई। एक दढ़ियल आया, उन बैलों को खरीद कर घर ले गया। जब घर ले जाने लगा तो बीच में ही इधर उधर बैल भागने लगे। उसको घसीटते हुए रस्सी छुड़ाकर भाग चले, पीछे पीछे दढ़ियल भागता जा रहा है। दोनों बैल जो है रास्ता परिचित था, लेकिन आगे चलकर जान पहचान हुई और दोनों बैल जो हैं जाकर और अपने मालिक के यहाँ खड़े हो गए। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, बैलों को देखते ही दौड़ा, उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दढ़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा कि ये मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लेकर आ रहा हूं। मैं तो समझा हूं चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं नहीं दूंगा। दढ़ियल झलाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने दढ़ियल से पीछे से हटा और मारा। मोती ने दढ़ियल भागा, मोती पीछे से दौड़ा, गांव के बाहर निकाल कर रुका, पर दढ़ियल का रास्ता देख रहा था। दढ़ियल दूर खड़ा उन बैलों को धमकियां दे रहा था, गालियां दे रहा था। जब दढ़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि तुम कहीं गुस्से में आकर मार न बैठो। झूरी खड़ा दोनों को सहला था। 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में खुशी का माहौल था। उसी से मैं मालकिन आकर दोनों के माथे चूम ली। यही यह पाठ है जिसमें कृषक वर्ग के ये आज़ादी पर लिखी गई कहानी है। बच्चों, इस वीडियो को देखकर इस कहानी का सारांश आप लोग पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे। उसके बाद अब दूसरे दिन मैं इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं, उसका उत्तर मैं बताऊंगा। धन्यवाद।